Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to study a new chapter of class 12 whose title is A Girl with a Basket. And this essay has been written by William C. Douglas. चलिए इस लेसन में किसके बारे में बताया गया, चलिए पढ़ते हैं. About the lesson. A Girl with a Basket has been written by William C. Douglas who came to India after the partition of the country in 1950. यानी ये जो ऐसे है अ गर्ल विद अ बास्केट, इसको किसने लिखा है? इसको विलियम सी डगलस ने लिखा है. और ये कौन थे? ये एक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो इंडिया में वापस आए थे. हु केम टू इंडिया, जो इंडिया में आए थे कब? आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, यानी देश का जब बंटवारा हुआ था उसके बाद वो भारत में आए थे 1950 में. एट दैट टाइम इंडिया वॉज फुल ऑफ रेफ्यूजीज. उस समय क्या था, जो इंडिया में रेफ्यूजीज बहुत है. रेफ्यूजीज मीन्स शरणार्थी. ये जो इंडिया था वो पूरा शरणार्थियों से भरा पड़ा था. हु वर ड्रिवन अवे बाय द कम्युनल फैनेटिज्म, यानी जो कम्युनल जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे या सांप्रदायिक दंगों की वजह से जो पाकिस्तान से यहाँ पर भेजे गए थे. ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन. और जब वो वहाँ पर आए तो उनको एक रेलवे स्टेशन पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ. बहुत अच्छा, यूनिक में बिल्कुल डिफरेंट अनुभव हुआ. मैनी रेफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट एंड फैंस. यानी बहुत से रेफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के जो बच्चे थे वो कुछ सामान बेच रहे थे जैसे आर्टिकल्स, बास्केट और फैंस. एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड विद अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 years. और ये जो थे राइटर जो थे वो एक 9 साल की बच्ची से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए, इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो उसी के बारे में इस लेसन में बताते हैं. दिस ऐसे इज़ द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस. यानी उन्होंने जो अमूल्य अनुभव किया था उस दिन स्टेशन पर, उसी अनुभव को वो हमारे साथ इस लेसन में शेयर कर रहे हैं. तो चलिए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. ओके स्टूडेंट्स, I have left न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज. राइटर कहता है कि मैं न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए निकल चुका था. हैड लेफ्ट मीन्स निकल चुका था. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन. और मैं जहाँ तक हो सका बरेली ट्रेन से गया. एंड देन बाय कार टू रानीखेत. और रानीखेत में उसके बाद फिर कार से गया. अब ये रानीखेत कौन सी जगह है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन. यानी ये जो ब्रिटिश आर्मी थी यानी अंग्रेज़ी फ़ौजों की ये हिल स्टेशन थी, पहाड़ी छावनी थी. और ये कहाँ लोकेटेड थी, ये कहाँ स्थित थी? लोकेटेड ऑन 6000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स, स्नो कैप्ड हिमालयाज. यानी बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय के सामने 6000 फीट ऊंची और लगभग 120 मील के फैलाव में ये फैली हुई थी. कहने का मतलब इसका जो फैलाव था, इसका जो विस्तार था इस रानीखेत का, वो 120 मील तक था. और ये किसके सामने थी? ये हिमालय के सामने थी. जो बर्फ से ढका हुआ हिमालय की पहाड़ियाँ थी उसके सामने ये स्थित थी. द ट्रेन वॉज स्लो. अब राइटर कहता है कि जिस ट्रेन से वो जा रहा था दैट ट्रेन वॉज वेरी स्लो, बहुत स्लो थी. एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन. और पूरे रास्ते जितने भी स्टेशन पड़े ये लगभग हर स्टेशन पर रुकती थी. एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर. स्वंग ओपन मीन्स झटके से खोलना. यानी जब जब वो हर स्टेशन पर रुकती थी तो लगभग हर स्टेशन पे वो अपने दरवाजे को और कंपार्टमेंट यानी अपने ट्रेन का जो डिब्बा था उसके दरवाजे को झटके से खोलता था. एंड वॉक द प्लेटफॉर्म. और प्लेटफॉर्म पर नीचे टहलने निकल जाता था. द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद द पीपल. और जो प्लेटफॉर्म्स थे वो हमेशा लोगों से पैक्ड थे यानी खचाखच भरे हुए थे. कौन कौन से लोग थे वहाँ? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीस, पॉटर्स, बेगर्स एक्सेट्रा. यानी सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स यानी सिपाही, मर्चेंट यानी व्यापारी, प्रीस्ट यानी जो पुजारी होते थे, पॉटर्स जो कुली थे, बेगर्स जो भिखारी थे, एंड हॉकर्स यानी जो फेरी करने वाले थे.
यानी इन सब लोगों से ट्रेन एकदम प्लेटफॉर्म एकदम खचाखच भरा होता था। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट, और लगभग जितने भी ये सब लोग थे वो लगभग बेयरफुट रहते थे, यानी नंगे पैर रहते थे। एंड ड्रेस्ड इन अ वाइट लूज गारमेंट, और लगभग सभी वाइट कलर का लूज कपड़े पहने रहते थे, जैसे कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता एक्सेट्रा। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. अब यहाँ ऑथर कहता है, चूंकि ऑथर को हिंदी नहीं आती थी, वो सिर्फ इंग्लिश बोलता था या इंग्लिश ही समझता था, तो अगर उसे किसी से बात करनी होती थी तो आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people, तो वो लगभग उसे 3 लोगों से पूछना पड़ता था बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। और जब वो लगभग 3 लोगों से पूछे तब जाकर किसी एक को वो पाता था जिसको इंग्लिश बोलनी आती थी। वी वुड टॉक वर्ड अफेयर्स, और जब वो किसी ऐसे बंदे को पा जाता था जिसको इंग्लिश बोलने आती थी तो वो उससे ये विश्व के विभिन्न मुद्दों पर बात करता था। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, यानी उस समय जो न्यूज़ में जो मुख्य टॉपिक होता था, मुख्य विषय होता था, चाहे वो विश्व का विषय हो या विश्व में किसी भी विषय पर हो, वो उन विषयों पर उन लोगों से बातें करता था। पर ऐसा क्यों करता था वो? इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। राइटर इसलिए उन लोगों से बात करता था ताकि इस तरह से वो उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को जान सके। यानी आई वॉज ट्राइंग, वो ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि टू गेट अ फील ऑफ द पल्स, यानी वो राष्ट्र के फील पल्स को जानना चाहता था, यानी राष्ट्र की नब्ज को टटोलना चाहता था। नब्ज को टटोलने का मतलब वो राष्ट्र के लोगों की क्या भावनाएं हैं, क्या विचार हैं, क्या सोच है, इन सब को जानने के लिए वह लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बात करता था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और बल्कि वो ये भी चेक करना चाहता था कि सरकारी, उस समय तो अंग्रेज़ों का ज़माना तो तुरंत ही गया था, तो वो ये जानना भी चाहता था कि सरकारी दृष्टिकोण के प्रति या सरकारी रिपोर्ट्स के प्रति उनकी क्या ओपिनियन है, उनकी क्या राय है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। अब वो जिस रास्ते से जा रहा था वो रास्ता कहाँ जाता था? वो रास्ता इंडिया के रिचेस्ट ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चर, यानी इंडिया के समृद्ध, रिचेस्ट मीन समृद्ध कृषि प्रधान एरियाज में से एक था। यानी वो जिस रास्ते से जा रहा था वो रास्ता जो भारत के कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, समृद्ध कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, उनमें से एक क्षेत्र था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा, और ये कौन सा जगह था? ये गंगा का ऊपरी हिस्सा था, यानी गंगा का ऊपरी मैदानी भाग था। 1000 feet above sea level but tropical, और ये लगभग हजारों फीट ऊंचा था। कहाँ से? सी लेवल से, यानी समुद्र तल से ये लगभग हजारों फीट ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल। लेकिन ये कैसा था? उष्णकटिबंधीय। ट्रॉपिकल मीन्स उष्णकटिबंधीय, यानी यहाँ काफ़ी महीनों तक गर्मी रहती थी और फिर वर्षा भी अच्छी होती थी। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, गंगा की जो रेत थी, सिल्ट मीन्स रेत, वो ब्राउन कलर की थी। यानी ये जो ब्राउन गंगा थी, जिसकी जो रेत है वो ब्राउन कलर की थी, भूरे रंग की थी। स्वोलन विथ फ्लड वाटर्स, वो उस समय बिल्कुल बाढ़ के पानी से भरी हुई थी। एंड इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इनंडेटिंग मीन्स कवर किए थे, यानी इसका जो ओवरफ्लोइंग वाटर था, यानी इसका जो उफान था, पानी का उफान था, वो राइस के, वो चावल के हजारों एकड़ खेत को ढके हुए था, कवर किए था, यानी उसको पानी से सींच रहा था। टू द नॉर्थ, और उत्तरी भाग में क्या था? टू द नॉर्थ वर जंगल्स, और उत्तर में जंगल्स थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, स्टूडेंट यहाँ एक्सपेंसेस लिखा है लेकिन एक्सपेंसेस होगा, EXPAN होगा यहाँ पर। और ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, यानी बड़ी बड़ी वहाँ पर घासें थी, घास थी, और जो काफ़ी विस्तृत एरिया में फैली हुई थी। हायर देन अ मैंस हेड,
और वो इतनी लंबी थी कि वो एक इंसान के सर से भी ऊंची थी, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। क्लम्प ऑफ ट्रीज मीन्स पेड़ का झुंड, और वो इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी कि अनब्रोकन थी, यानी वो चारों तरफ फैली हुई थी, लगभग उसके बीच में कुछ नहीं आ रहा था, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और सिर्फ कुछ पेड़ों का झुंड ही उनके बीच में आ रहा था, यानी चारों तरफ घास ही घास थी, कुछ पेड़ों का समूह ही था, झुंड ही था जो बीच में आ रहा था। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन एंड कोबरास, और ये लंबी लंबी घासें एक तरह से घर थी। किसका घर थी? द होम ऑफ टाइगर्स, बाघ, एलिफेंट्स, पाइथन, पाइथन मीन्स अजगर, और कोबरास, यानी इन सब जानवरों का वो घर थी, यानी ये सब जानवर वहाँ पर पाए जाते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, और उस जगह पर चारों तरफ सिर्फ समतल भूमि थी। फ्लैट लैंड मीन्स समतल भूमि थी जो दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। रनिंग टू द हॉरिजन, यानी वो इतनी दूर दूर तक समतल भूमि दिखा रही थी कि वो क्षितिज तक दिखाई दे रही थी। क्षितिज मीन्स स्टूडेंट, जहाँ पे इतनी दूर तक हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये धरती और आकाश एक जगह पे मिल रहे हों, ऐसी जगह को कहते हैं क्षितिज या हॉरिजन। यानी चारों तरफ फ्लैट समतल मैदान थे और ऐसा लग रहा था कि वो क्षितिज में जाकर मिल जाएंगे। बट dotted here and there were by the sacred banyan tree. स्टूडेंट इसको banyan पढ़ते हैं, बनियान नहीं पढ़ना है। दिस इज banyan यानी बरगद का पेड़, लेकिन वहाँ पर बस सिर्फ कुछ dotted यानी मीन्स कुछ बरगद के, sacred मीन्स पवित्र, banyan tree मीन्स बरगद के पेड़, कुछ पवित्र बरगद के पेड़ ही थे, और by the rows of the parker trees, या वहाँ पर कुछ पार्कर ट्रीज थे, पेड़ थे, अदरवाइज वहाँ पर सिर्फ समतल मैदान ही था, सिर्फ यही दो तरह के पेड़ वहाँ पर थे। कौन कौन से? बैनियन ट्री बरगद का पेड़ और पार्कर ट्रीज। शेप्ड लाइक एल्म्स, और इनका शेप कैसा था? इनका आकार एल्म ट्री की तरह था। एल्म एक तरह का ट्री होता है, उसके आकार का ये था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, ट्रंक्स मीन्स तना, और इनका जो तना था वो थिक था, यानी काफ़ी मोटा था, और ट्विस्टेड थोड़ा घुमावदार, मुड़ा हुआ था। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट से, दक्षिण पश्चिमी एरिया से वहाँ पर गर्म हवाएं आ रही थी, और ह्यूमिड मीन्स उमस भरी गर्म हवाएं चल रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम mothers with babies clinging to them and riding underneath, यानी उन जानवरों में से कुछ मंकीज भी थे। सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ मंकीज जो मदर मंकीज थी, यानी कुछ बंदरिया भी कह सकते हैं, थी जिनको अपने बेबीज को लिए हुए थे। क्लिंजिंग में चिपकाए हुए थे, जो अपने बच्चों को अपने से चिपकाए हुए थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और वो बिल्कुल नीचे की तरफ लटके हुए थे। स्वंग ऑफ मीन्स कूद रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड मीन्स भोजन की तलाश में, वो भोजन को ढूंढने के लिए उसकी तलाश में वो स्वंग ऑफ करे, तो वो पेड़ों से कूद रहे थे स्टेशन तक। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स विद वाटर एंड काउ डंग। अब राइटर क्या कहता है कि उसने वहाँ पे कई सारे गाँवों को भी देखा, और वी पास यानी बहुत सारे गांव से भी वो होकर गुजर के गए। जो उन गाँवों की जो वॉल्स थी, यानी जो दीवार थी, इट वॉज मेड ऑफ मड, वो मिट्टी से बनी हुई थी। मड मीन्स एक तरह से गीली मिट्टी या कीचड़ कह सकते हैं, वो मिट्टी से बनी हुई थी, मिक्स विद वाटर एंड काउ डंग, और काउ डंग मीन्स गोबर, जो गोबर से और उसमें पानी से, गोबर और पानी से लिपी हुई थी, यानी उससे उस पर एक तरह से पुताई की गई थी। देयर पीक्ड रूफ्स वर thatched, और उनका जो रूफ था, उनकी जो छत थी, वो एक तरह से लंबे आकार में थी। पीक्ड यानी चोटी की तरह थी, लंबे आकार में। एंड वर thatched बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू द बैम्बू पोल्स, यानी उसकी जो छत थी वो लंबे आकार की थी, और वो बैम्बू पोल्स यानी जो लकड़ी के डंडे होते हैं उस पर घास के
बंडल्स लगे हुए थे और उससे उसकी छप्पर डाली गई थी। थैसमीन छप्पर डाली गई थी। स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर, राफ्टर भी एक तरह का बैम्बू ही हुआ, लकड़ी का बैम्बू, यानी उसकी मदद से वहां पर छप्पर डाला गया। तो ये छप्पर किस चीज का था? ये घास का था। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, और उस दिन यानी वहां पर जो पम्पकिन वाइन्स थी, पम्पकिन मीन्स कद्दू, वाइन्स मीन्स बेल, कुछ कद्दू की बेल भी वहां पर उगाई थी। ग्रू ओवर देम मीन्स उस जगह पर कद्दू की बेल भी काफी उगाई थी। वर इन ब्लूम, और वो काफी मात्रा में उगी थी। एंड ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, ड्रैब वॉल्स मीन्स जो मटमैले कलर की वॉल्स थी उस पर वो ट्रेलिंग स्ट्रीक यानी एक तरह से लताएं बनाकर, वो वहां पर येलो कलर की लताएं बनाकर लटकी हुई थी। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वॉज इंटरप्टेड। अब जैसा कि राइटर ने बताया कि वो हर स्टेशन पर रुकता था, लोगों से बात करता था, लेकिन एक स्टेशन पर उसका ये जो रूटीन था वो अचानक से इंटरप्टेड मीन्स रुक गया। क्यों? एज सुन एज आई alighted, a group of young children gathered round me. राइटर कहता है कि जैसे ही मैं नीचे उतरा, a group of young children gathered round me, यानी छोटे बच्चों का एक ग्रुप मेरे सामने मेरे चारों तरफ आकर इकट्ठा हो गया। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स हैंड वुवन, वो बच्चे क्या कर रहे थे? वो बच्चे कुछ बास्केट्स बेच रहे थे। और ये बास्केट्स कैसे थे? हैंड वुवन यानी हाथों से बुने हुए थे। रीड बास्केट यानी लकड़ी से बने हुए बास्केट थे। विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, और इस पर सिंपल डिजाइन और पैटर्न बने हुए थे, यानी हाथ से बने हुए वो सिंपल डिजाइन वाले बास्केट बेच रहे थे। दे हैड द बास्केट हाई, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire. और वो राइटर कहता है कि वो जो बच्चे थे उन्होंने अपनी बास्केट को हाथ में काफी ऊंचा करके पकड़ रखा था। दे हेड मीन्स रखा था। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स, और वो लोग कुछ शब्द कुछ भाषा चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, लेकिन ऑथर को उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन वो समझ रहा था कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। अनमिस्टेकेबली मीन्स वो बगैर किसी प्रॉब्लम को समझ में उसको आ रहा था कि इन लोगों की क्या डिजायर है, क्या इच्छा है। यानी वो समझ रहा था कि ये बच्चे चाहते हैं कि वो जो बास्केट बेच रहे हैं वो उनको खरीद ले। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, और ये बच्चे कौन थे? ये बच्चे शरणार्थियों के बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब पार्टीशन डिक्रीड मीन्स डिक्लेयर हुआ था, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन डिक्लेयर हुआ था यानी घोषित हुआ था, hundreds of thousands of people pulled up their roots, तब हजारों लाखों लोगों ने अपने पुल्ड अप देयर रूट्स यानी अपने स्थानों से वो उठकर एंड चेंज देयर रेजिडेंस, यानी उन्होंने अपना रेजिडेंस, अपना रहने का स्थान बदल दिया। यानी जहाँ के वो रहने वाले थे वो वहाँ उस जगह को छोड़कर नए जगह पर बसने चले आए थे। 9 million people left पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, और उस समय लगभग 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, और वो किस लिए वहाँ से भगाए गए थे? सिर्फ रिलीजियस फैनेटिसिज्म में धार्मिक कट्टरता की वजह से वो वहाँ से भगाए गए थे, क्योंकि यही हुआ था ना कि हिंदू यहाँ रहेंगे और मुसलमान वहाँ चले जाएंगे। तो ये इसके चक्कर में जो धार्मिक कट्टरता हो गई थी उस वजह से उनको वहाँ से यहाँ आना पड़ा। दे वर पुअर पीपल, वो जिस समय वहाँ से यहाँ आए थे उस समय वो लोग बहुत पुअर थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट, यानी जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो वो बहुत गरीब थे। विद दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रिप, लेकिन जब वो अपनी यात्रा शुरू किए तो वो पुअर से क्या हो गया? पुअरर, यानी गरीब तो थे ही, अब और गरीब हो गए जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा लॉन्ग ट्रैक उन्होंने बिगैन की यानी शुरुआत की। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स,
क्योंकि उस समय इतनी दूर से वो जो अपने साथ ला सकते थे वो क्या था, सिर्फ कुछ चीज़ें खाने की, वॉज अ बिट ऑफ फूड, यानी कुछ खाने पीने की चीज़ थी या कुछ और भी सामान, क्योंकि ज़्यादा सामान तो लेके वो आ नहीं सकते थे। सून देवर आउट ऑफ फूड, और वो इतना थोड़ा सा ही सामान लेकर आ पा रहे थे कि रास्ते में ही बहुत जल्दी उनका जो खाने का सामान था वो खत्म हो गया। अ फ्यू डेज लेटर आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद रास्ते में ही, दिस आफ्टर दे स्टार्टेड, यानी जब उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ से चलना और वहाँ पे पहुँचने के लिए, तब उसके बाद कुछ ही दिनों में दे बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगे बाय द वे साइड, यानी रास्ते में ही वो गिरने लगे। क्यों गिरने लगे? फ्रॉम द वीकनेस ऑफ द हंगर, भूख से, प्यास से, कमजोरी से वो गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ वो गिरते थे वहीं वो मर जाते थे, यानी उनकी कंडीशन इतनी पुअर थी। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजीज, और ये जो बच्चे जो बास्केट्स बेच रहे थे, सेलिंग बास्केट्स, यानी जो बच्चे थे जो बास्केट्स को बेच रहे थे, ये कोई और नहीं बल्कि इन्हीं रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के सन और डॉटर थे, बेटा बेटी थे, यानी उन्हीं के बच्चे थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, अब इन बच्चों के जो पेरेंट्स थे या जो रिश्तेदार थे वो शहरों में इकट्ठा हो गए, वो शहरों में बस गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, उन सेटिंग अप स्टॉल्स यानी उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें लगा ली। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाना, और वो सिंपल आर्टिकल्स यानी सादे सादे छोटे छोटे सामान अपने से बनाने लगे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन द मार्केट, वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वो मार्केट में रह सके और अपनी रोजी रोटी कमा सके। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और वो मार्केट जो पहले से ही इतनी भीड़ भाड़ वाली थी। दे लिव्ड इन क्लोथ्स एंड ग्रास शेड्स, तो वहाँ पर उनको रहने की तो जगह मिली ही नहीं, इसलिए वो क्लोथ यानी कपड़े और घास के शेड्स यानी छोटे छोटे छावनी बनाकर वहीं पर रहने लगे। दैट लाइन द स्ट्रीट, और वो गली के किनारे ही छोटे छोटे शेड बनाकर, जो शेड किसके बने हुए थे, कपड़े और घास के शेड बनाकर वो वहीं पर रहने लगे। द पीजेंट अमंग दीज रिफ्यूजीज, और जो किसान थे इन रिफ्यूजीज के बीच में, इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे, पीजेंट मीन्स किसान थे, हैड बीन अकस्टम टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, उनकी आदत थी, मतलब उनको आदत थी कि वो कम में कैसे अपनी जिंदगी गंवा दे। अकस्टम्ड मीन्स आदत थी, टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एक्सीड, यानी उनको अपने कम में रहने की आदत थी, क्योंकि एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एक्सीड, क्योंकि जो कृषि प्रधान फैमिली होती है, परिवार होता है, उनकी जो वार्षिक आय होती है वो ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हमेशा से कम में रहते रहते उनको कम में रहने की आदत पड़ चुकी थी। ऑन एन एवरेज, अगर एवरेज निकाला जाए, उसका औसत निकाला जाए तो $100 अ ईयर, यानी उनकी कमाई कितनी थी, उनकी कमाई सिर्फ इतनी थी कि $100 वो एक साल में कमा लेते थे। एंड एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे, और एक एवरेज एक औसत लेबर यानी मजदूर जो था, जो अनस्किल्ड था यानी जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज ज्ञान नहीं था, वो भी 30 सेंट्स अ डे यानी एक दिन में 30 सेंट्स कमा लेता था, और लेस देन $2 अ वीक, चाहे उसे 30 सेंट कहिए, चाहे ये कहिए कि वो $2 से कम एक सप्ताह में कमा लेता था। देयर इज़ 1 मील अ डे, और इस जितनी इनकी इनकम थी इन लोगों की, इस इनकम में सिर्फ उनको दिन भर में 1 मील यानी एक ही समय का खाना प्राप्त होता था, यानी एक दिन में सिर्फ एक ही समय का खाना प्राप्त होता था। और उनके खाने में क्या क्या रहता था? अ डे एन अनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese, और उनके खाने में सिर्फ एक प्याज, एक रोटी, ब्रेड मीन्स क्या होगा यहाँ पर, रोटी, a bowl of pulse, एक दाल की छोटी सी कटोरी, चाहे दूध की कटोरी, perhaps a bit of goat cheese, या फिर चीज़ रहता था जो कि बकरी के दूध का बना रहता था।
नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। यानी उनके खाने में कोई ये सारी चीज़ें नहीं रहती थी। क्या? ना तो चाय, ना कॉफ़ी, ना कोई फैट वाली चीज़, ना तो स्वीट्स मिठाई रहती थी, ना ही कोई मांस मच्छी रहती थी। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक। यानी अगर वो $100 भी कमाते थे एक साल में, तो इसका मतलब वो $2 एक हफ्ते में भी नहीं कमा पाते थे। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न। फिर भी ये छोटा सा अमाउंट भी, इस यानी छोटी सी जो मात्रा थी पैसे की, उतना भी कमाना उनके लिए बहुत कठिन था। इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू द पीपल। यानी लोगों को बास्केट बेचकर इतना भी कमाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। टू पुअर टू बाय देम। टू पुअर टू बाय देम मीन्स वो इतने ज़्यादा गरीब थे कि वो इतना भी नहीं खरीद पाते थे, यानी इतना सामान भी खाने के लिए नहीं खरीद पाते थे। दैट नो डाउट इज द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट। अब राइटर कहता है कि यही इसी वजह से, दैट नो डाउट यही बात है कि इज द रीज़न, कि यही कारण है कि ये चिल्ड्रन, ये लिटिल चिल्ड्रन जो थे, डिसेंडेड यानी मेरे ऊपर उतर गए, डिसेंडेड मीन्स उतर गए या अटैक कर दिए मेरे ऊपर, ऑन मी लाइक लोकस्ट, जैसे टिड्डियों के दल के जैसे मेरे ऊपर ये लोग हमला कर दिए। स्टूडेंट, दिस पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट। ओके, आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। अब राइटर कहता है कि मैं एक अमेरिकन होने के नाते बिल्कुल उनके लिए एक बहुत प्रॉमिसिंग यानी बहुत फ़ायदेमंद मार्केट उनके लिए साबित हो सकता था। एंड उनको मुझे लगा कि ये जो अमेरिकन है वो बगैर किसी शंका के, वॉज डाउटलेस यानी निश्चित ही एक बहुत अच्छी मार्केट उनके लिए साबित होगा। वो ऐसा सोचकर इसी वजह से वो उसके ऊपर बिल्कुल अटैक कर दिए, यानी उसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से राइटर जो था उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी मार्केट साबित हुआ। कैसे? आई बॉट वन टाइनी बास्केट फ्रॉम अ फ्यू आनाज। अब राइटर कहते हैं कि मैंने खरीदा, वन टाइनी बास्केट एक छोटी सी बास्केट मैंने खरीदा, फॉर अ फ्यू आनाज जो कि सिर्फ कुछ आनों में आ गई, यानी कुछ आना देकर मैंने एक छोटी सी बास्केट खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और थोड़े से और पैसे लगा के मैंने एक फ्रूट बास्केट खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, फिर उसके बाद मैंने एक ऐसी बास्केट खरीदी जो वेस्ट पेपर से बनी हुई थी, फॉर अ रुपीज़, यानी उस बास्केट को मैंने ₹1 में ख़रीदा। अ लवली स्विंग बास्केट, यानी हाथ से सिली हुई बास्केट मैंने खरीदी, फॉर अ रुपी, ₹1 में मैंने वो बास्केट खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना, और फिर मैंने एक आना में कुछ पंखे भी खरीदे, यानी जो हाथ से करने हिलाने वाले पंखे थे वो पंखे भी मैंने खरीदे। और 2 अ पीस, यानी एक आना या 2 आने में मैंने कई पंखे भी खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स। राइटर कहता है कि मैंने इतना सामान खरीद लिया, मेरे आर्म्स यानी मेरे पूरे हाथ भर गए, लेकिन मैंने अभी लगभग 50 सेंट्स भी नहीं खर्चे किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, और उसी तरह जब ये सब सामान उन्होंने खरीद लिया तो जो बच्चे थे वो वहाँ से चले गए। शाउटिंग देयर वेयर्स मीन्स वो अपने सामान के बारे में चिल्लाते हुए बेचते हुए वहाँ से चले गए। आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड। अब वो कहते हैं कि जब वो बच्चे वहाँ पर थे तो मैं अपने को एक कैदी की तरह महसूस कर रहा था। आई वॉज अ प्रिजनर यानी मैं कैदी की तरह महसूस कर रहा था। कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, यानी मैं उनसे बिल्कुल घिरा हुआ था। सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ था, एंड अनेबल टू मूव, और चल भी नहीं पा रहा था, यानी उन बच्चों ने मुझे ऐसा घेर रखा था कि मैं चल भी नहीं पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक कैदी हूँ। द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9। अब वो क्या कहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे थे जो इकट्ठा हुए थे अपना सामान बेच रहे थे, लेकिन उनको जो सबसे डिलिजेंट, सबसे मेहनती और सबसे एग्रेसिव वेंडर, यानी जो सब ऐसे वेंडर जो उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव या सबसे ज़्यादा ऐसा कि अपना सामान बेचकर ही वो गई,
वो कौन थी? वो एक ब्यूटीफुल गर्ल थी जो कि सिर्फ 9 साल की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और वो ठीक उनके सामने खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल। उसके हाथ में एक बहुत सुंदर सी बास्केट थी और उस बास्केट में एक हैंडल लगी हुई थी। एंड शी वॉन्टेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट। और उसकी बास्केट इतनी सुंदर थी कि वो उस बास्केट के बदले में 1 रुपये और यानी 1.5 रुपये चाहती थी। 1 रुपये और आधा रुपये यानी 1.5 रुपये के बदले में वो चाहती थी। और अबाउट 30 सेंट या लगभग 30 सेंट उसकी डिमांड थी, यानी 30 सेंट में उसको बेच रही थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। अर्नेस्ट मीन्स वो बहुत गंभीर, प्लीडर मीन्स रिक्वेस्ट करने वाली, यानी वो बहुत गंभीरता से रिक्वेस्ट कर रही थी, बार बार जोर दे रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, और उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड। प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट किया, उसने बहुत रिक्वेस्ट किया। एंड बेग्ड मीन्स गिड़गिड़ाया। इन टोन्स, यानी ऐसी टोन्स में वो बोली, बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत गिड़गिड़ाई। दैट वुड रिंग माई एनी हार्ट। वो इस ऐसी टोन में, ऐसी आवाज़ में बात बोली, रिक्वेस्ट की कि उसकी आवाज़ को सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। रिंग एनी हार्ट यानी किसी का भी दिल पिघल जाएगा, यानी मुड़ जाएगा। माई आर्म्स वर फुल। अब राइटर कहते हैं कि मेरे हाथ तो बिल्कुल भरे हुए थे। आई हैड नो रूम। अब उसमें कोई जगह नहीं थी कि मैं कोई और बास्केट खरीद सकूं। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। और वो कहते हैं कि ना ही मेरे पास ज़रूरत ही थी कि मैं कोई और बास्केट खरीदूं। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, आई रीच्ड इनटू माई राइट पॉकेट, कोट पॉकेट। अब वो कहते हैं मैंने किसी तरह, अब वो इतना रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसको मना भी नहीं कर पाए। और फिर बैलेंसिंग माई बास्केट, वो जितनी भी बास्केट लिए थे उसको किसी तरह उन्होंने बैलेंस किया और अपने लेफ्ट हैंड में उसे लिया। जितनी भी बास्केट या फैंस थे उनको किसी तरह बैलेंस करके उसको उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड में लिया, लेफ्ट आर्म में लिया। एंड आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, और वो अपने हाथ को उन्होंने अपनी कोट की पॉकेट में ले गए, राइट पॉकेट में ले गए। एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज, और अपनी पॉकेट से उन्होंने एक मुट्ठी भर कुछ चेंज निकाला, यानी फुटकर पैसे निकाले। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, और लगभग वो मिलाकर कुछ 15 सेंट्स रहे होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्पोरिंगली बिफोर मी। और उसको, यानी मैंने उस पैसे को उस गर्ल की बास्केट के अंदर रख दिए जो मेरे सामने खड़ी हुई थी। स्टूडेंट, इम्पोरिंगली मीन्स होगा मैंने रिक्वेस्ट करना, यानी रिक्वेस्ट करते हुए जो राइटर थे उन्होंने उस पैसे को गर्ल की बास्केट में रख दिया। रिक्वेस्ट क्यों कर रहे थे? आई ट्राई टू एक्सप्लेन, क्योंकि वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज सब्स्टिट्यूट। क्योंकि वो उसको समझाना चाहते थे कि मैं अब और कोई बास्केट नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज सब्स्टिट्यूट, लेकिन उस पैसे को उन्होंने एक तरह से उसको दान के रूप में वो उसे देना चाहते थे। इसलिए वो कह रहे थे कि मैं बास्केट तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये पैसे तुम्हें दे रहा हूँ। बगैर शब्दों के उन्होंने इशारों से बात कही। आई रियलाइज्ड एट वंस वॉट ऑफेंस आई हैड गिवन। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात कही, यानी उसकी टोकरी में उन्होंने पैसे तो रख लिए लेकिन उस टोकरी को उन्होंने नहीं खरीदा, तो उनको रियलाइज़ हुआ, उनको अनुभव हुआ कि व्हाट ऑफेंस, कि क्या अपराध उन्होंने कर दिया। यानी उस गर्ल के एक्सप्रेशन से उनको फील हुआ कि उन्होंने कोई अपराध कर दिया। द चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. अब वो क्या कहता है, अब उनको क्यों फील हुआ कि उन्होंने कोई अपराध कर दिया? ऑफेंस मीन्स अपराध। राइटर बताते हैं कि द चाइल्ड ऑफ 9, यानी जो 9 साल की लड़की थी, ड्रेस्ड इन रैग्स, वो जो फटे पुराने कपड़ों में थी, रैग्स मीन्स फटे पुराने कपड़ों में थी, ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और जो लगभग भूखमरी, स्टारवेशन मीन्स भूखमरी,
जो भुखमरी की कगार पर थी, ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन मीन्स जो भुखमरी की कगार पर थी, वो 9 साल की लड़की रेज्ड हर चिन। उसने अब जैसे ही पैसे को देखा, उसने अपना चेहरा ऐसे उठाया, रेज्ड हर चिन मीन्स अपनी ठुड्डी को उठाया, यानी अपने चेहरे को उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट, और फिर वो बास्केट के अंदर उसने हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी, और फिर बिल्कुल एक बीइंग अ लेडी यानी एक लेडी होने के नाते पूरे गर्व से और सम्मान के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने वो सारा पैसा मुझे वापस कर दिया। हैंडेड मीन्स वापस कर दिया, हैंडेड मनी बैक टू मी। कहने का ये मतलब कि जो राइटर थे ऑलरेडी वो इतनी बास्केट खरीद चुके थे कि अब वो कोई भी बास्केट खरीदना नहीं चाहते थे। तो एक दान देने के नाते, ग्रेचुटी मीन्स एक दान देने के नाते, उन्होंने उसको 15 सेंट के लगभग दे दिया और बगैर बास्केट खरीदे। लेकिन जब उन्होंने उसको पैसे दे दिए तो उनको रियलाइज़ हुआ कि जैसे कोई अपराध उन्होंने कर दिया है, क्योंकि जब उन्होंने उस लड़की को देखा जो सिर्फ 9 ईयर की थी और जो कि बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों में थी, भूखमरी की कगार पे थी, फिर भी उसने वो एक लेडी होने का अपना पूरा फर्ज निभाया और अपना जितना पैसा उसने उसको दिया था 15 सेंट के लगभग, उसको वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, आई बॉट द बास्केट। अब राइटर के पास कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि वो इतना उससे इम्प्रेस हो गए थे। अब वो थी कि बगैर बास्केट खरीदे पैसा लेना नहीं चाहती थी, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं था और आखिर में उनको उसकी बास्केट खरीदनी पड़ी। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, आई बॉट द बास्केट। यानी उनके पास एक ही चॉइस थी और वो उन्होंने करा और उन्होंने बास्केट को खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आईज, स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म। अब जब उसने ये देखा कि राइटर ने बास्केट खरीद लिया और उसको पैसे मिल गए, शी वाइप्ड हर आईज, तो उसने अपने आँखों को पोंछा, अपने आंसुओं को पोंछा, स्माइल किया एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के नीचे चली गई, यानी प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई, एंड हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और अपने झोपड़ी पे की तरफ चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट। उस दिन लगभग उसके पास कम से कम 30 सेंट्स तो थे ही, इस वजह से वो बहुत प्रसन्न थी। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब राइटर कहते हैं कि ये कहानी, यानी उस लड़की की स्वाभिमानिता को देखकर वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ये कहानी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बताई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। उन्होंने कहा कि ये एक कारण था जिसकी वजह से मुझे भारत से प्यार हो गया। द पीपल, स्टूडेंट, दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस। अब राइटर को क्या कहते हैं कि मैं जिन लोगों से यहाँ इंडिया में मिला, यानी मैं जिन लोगों को मैंने देखा, चाहे वो विलेज के हों, विलेजर्स हों, गांव में रहने वाले हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसर्स, या वो बड़े बड़े सरकारी दफ्तर में काम करने वाले हों, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। उन सब के अंदर एक गर्व था, सम्मान था, एक डिसेंसी में शालीनता थी और अपने एक नागरिक होने का गर्व था। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। वो अपने स्वतंत्रता के लिए भी बहुत जागरूक थे, बहुत उत्साहित थे। पैशन में उत्साहित थे। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड born in squalor and poverty, uneducated in both manners and grammars and manners, had given me a glimpse of warm soul of India. अब वो क्या कहते हैं, राइटर कहते हैं कि दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड, ये जो सुंदर छोटी सी बच्ची थी, born in squalor, जो गंदगी में पैदा हुई थी, एंड पॉवर्टी, जो गरीबी गंदगी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, ना तो उसे व्याकरण का यानी रहन सहन का कुछ पता था, ना उसे कोई मैनर्स आते थे, एटिकेट्स आते थे, यानी व्यवहार करने का उसको ढंग भी नहीं था। फिर भी हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया,
फिर भी ऐसी लड़की ने मुझे इतना अच्छा बात बताई भारत के लोगों के बारे में। यानी उसने मुझे वार्म सोल ऑफ इंडिया, ग्लिम्स मीन्स क्या होता है, झलक, यानी भारत की जो आत्मा थी उसकी एक झलक दिखाई कि व्हाट इज कॉल्ड द रियल इंडिया, यानी असली इंडिया क्या था, उनके लोग कैसे थे, इसकी झलक उस लड़की में दिखाई दी। इस तरह से उनको पता चला कि इंडियन पीपल कैसे हैं और वो कितने स्वाभिमानी हैं, चाहे वो कितने भी गरीब हों या अनएजुकेटेड हों। Okay student, I hope this lesson would have been clear to you all, and if you have any queries you can ask me, you can do comment to me. Okay, so if you like the explanation, please subscribe my channel. Thank you.